स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मालदीव्स के बारे में। मालदीव के बारे में डिस्कस करने से पहले इसकी थोड़ी एक स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। छोटा सा देश है, बहुत सारे आइलैंड हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और तो इसकी इम्पोर्टेंस किस वजह से है ये थोड़ा देख लेते हैं हम। देखिए, ये है आ, ये एक सेटेलाइट इमेज है। ये इंडिया है, ये श्रीलंका, और ये है मालदीव। ठीक है, ये सैटेलाइट इमेज है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे आइलैंड हैं ये। और यहाँ पर जो है करीब अब तक 1192 कोरल आइलैंड गिने जा चुके हैं। और यहाँ की आबादी भी काफ़ी कम है, करीब 4,30,000 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ की पॉपुलेशन है। और इसकी कैपिटल है माले, मालदीव। और देखिए, मालदीव का जो नॉर्थ में हम देखते हैं, यहाँ नॉर्थ में इंडिया है। और इधर साउथ वाले पार्ट की तरफ जब हम जाते हैं, ये मालदीव जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो इधर यूनाइटेड स्टेट्स का नेवल बेस यहाँ हमको देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर है मालदीव। इस तरीके से अ, तो इस वजह से ही समझा जा सकता है कि मालदीव के ऊपर इतना फोकस क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्शन हुए थे तब भी काफ़ी जो है इसका ये फोकस में रहा था। यूएस के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट एक जो है प्लेस पर है। देखिए, इसके अलावा जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्ट एशिया की तरफ जाते हैं माल इधर, तो इधर सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है। तो यहाँ से बहुत सी कंट्रियाँ अपना ऑयल इंपोर्ट करती हैं, और कार्गो जो गुजरेगा वो इसी रास्ते से होकर गुजरेगा। तो इस तरीके से जो मालदीव है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है मालदीव, जो कि इकोनॉमिकली और डिफेंस के पर्सपेक्टिव से के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, करीब 2000 साल पहले यहाँ पर लोग जो है वो भारत से आए, श्रीलंका से, अरब कंट्रीज से आकर यहाँ पर बसे। ठीक है, और 1153 में यहाँ पर हुआ क्या कि इस्लाम में जो है लोग जो है, और जो रिलीजन के थे उनको इस्लाम में जो है कन्वर्ट किया गया। तो इस तरीके से आज की डेट में जो मालदीव है ये एक मॉडर्न कंट्री है। ठीक है, आगे पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बात कर लेते हैं। 2015 में यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ। जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे यामीन, वो काफ़ी डोमिनेंट हो गए थे। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 2013 में जब यमीन ने सत्ता संभाली, तो भारत ऐसे पहले देशों में से था जब यामीन ने भारत की विजिट की। तो उस टाइम पर ये लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है मालदीव और इंडिया के रिलेशन में। लेकिन साथ ही यमीन के मन में ये चल रहा था कि वो भारत की जगह अब चीन से अपने रिश्ते जो है डेवलप करेंगे, और उसके बाद उन्होंने ऐसा किया। जबकि भारत जो है मालदीव का एक लंबे समय से जो है काफ़ी सहयोगी रहा है। इन दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, और 2014 तक भी रिलेशन ज़्यादा ख़राब नहीं थे। और मोदी जी ने 2014 में सभी सार्क नेशंस के जो लीडर्स हैं सभी को इनवाइट किया था, राष्ट्राध्यक्ष हैं सभी देशों के। और यामीन भी जो है उस जो मोदी जी का जो प्रोग्राम था उसमें आए थे, शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन सडनली 2015 में लगा कि इंडिया और मालदीव्स के बीच जो रिलेशन है उनमें कुछ प्रॉब्लम है। 2015 में मोदी जी ने इंडियन ओशियन रीजन्स के जो आइलैंड हैं उनका दौरा किया, जिसमें
उनको श्रीलंका, सेशल्स, मॉरिशस और जाना था। इसके अलावा मालदीव भी जाना था, मालदीव में भी जो है विजिट करनी थी। लेकिन मालदीव की विजिट जो थी वो एंड मौके पर जो है कैंसिल की गई। इसकी वजह थी यामीन ने मालदीव के जो अपोजिशन है, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स थे उनका क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया था। जो अपोजिशन के जो एमपी थे उनको जेल भेजना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से और पावर जो है पूरी तरीके से अपने हाथ में कैप्चर कर ली थी और पुलिस आर्मी को एज ए टूल्स उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो ये सब इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इस वजह से मोदी जी को अपनी जो विजिट थी वो कैंसिल करनी पड़ी थी। देखिए, यामीन ने जैसे ही पावर में आए तो उन्होंने सबसे पहले चाइना का जो मेरीटाइम सिल्क रूट है प्रोजेक्ट है उस पर साइन किए। इस रूट का भारत लगातार विरोधी रहा है, इसके बावजूद भी इन्होंने साइन किया उस प्रोजेक्ट पर, जबकि मालदीव से रिलेशन इंडिया के काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए एक संकेत था कि मालदीव की जो पॉलिसी थी इंडिया को लेकर जो काफ़ी पॉजिटिव थी, तो वो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। इसके अलावा मालदीव ने फ्री ट्रेड भी साइन किया चाइना के साथ। हालांकि उन्होंने बाद में यामीन ने अपने फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद आसिफ को जो है नई दिल्ली भेजा था ताकि जो रिलेशन है उन्हें फिर से जो पॉजिटिव में लाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने चाइना के लिए जो पॉलिसी थी वो अपनी जारी रखी है। ये हम देख सकते हैं जो रूट है जिसका इंडिया ने हमेशा अपोज किया है, ये स्ट्रिंग ऑफ पेल्स, मोतियों की माला, इस तरीके से वो अपना एक रूट जो है डेवलप कर रहा है पूरा। ये हम देख सकते हैं इस तरीके से मालदीव से भी होकर जाता है। मालदीव ने इसको साइन किया है, मालदीव भी उसका एक पोर्ट है, ये पूरे में फैला हुआ है। ये इधर ईस्ट एशिया से लेकर वेस्ट एशिया और पूरा यूरोप तक जा रहा है। तो चाइना अपना पूरा इस तरीके से रूट बना रहा है। तो इस तरीके से इंडिया और मालदीव के रिलेशन में ये चेंज आता है यामीन के टाइम में। देखिए, जो यामीन थे ये 6th प्रेसिडेंट बनते हैं मालदीव के। इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो थी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, इनकी पार्टी का नाम था। और ये पावर में आते ही जो अपोजिशन था उसके ऊपर बहुत सारे जो चार्जेस लगा देते हैं, उनके ऊपर टेररिज्म के, करप्शन के, उनको सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट एक डिक्टेटर के रूप में सामने आते हैं और जो अपोजिशन था उनके लीडर्स को जेल में डाल देते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने जो इंडिया के साथ जो पुराने वाले जो रिलेशन थे, जो काफ़ी हेल्दी जो रिलेशन थे, उनको भी पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और पूरे तरीके से प्रो चाइना के रूप में उभर कर सामने आते हैं, चाइना से रिलेशन ज़्यादा डेवलप करने लग जाते हैं। इसके बाद जो मालदीव की जो एम्बेसी थी, जब इन्होंने अपोजिशन को जो इन्होंने सप्रेस करना शुरू किया था, तो इसके अगेंस्ट में भी जो इंटरनेशनली जो और जो कंट्रियां हैं वो भी सामने आ जाती हैं। यूएस, इंडिया, श्रीलंका, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यामीन जो क्रैकडाउन कर रहे हैं अपोजिशन का, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है ये। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि यामीन ने जो एक्स प्रेसिडेंट जो थे वहाँ पर मोहम्मद नशीद प्रो इंडिया रहे थे, इंडिया के फेवर में थे ये, उनको रिहा करने का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने, कि इन पर जो आतंकवाद, भ्रष्टाचार के जो चार्जेस लगाए हैं और इनकी पार्टी के जो 8 लीडर्स जो थे उनको भी इन्होंने जो जेल में डाल दिया था। ठीक है, तो ये सब पूरी तरीके से खिलाफ है, ये मालदीव के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है। और इसके अलावा यामीन ने जो 12 जो मेंबर थे जो पहले यमीन की ही पार्टी में थे, उन्होंने यमीन की पार्टी को छोड़कर नसीद की पार्टी में चले गए थे। तो यमीन ने उनकी भी मेंबरशिप ख़त्म कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया कि यमीन इस तरीके से उनकी मेंबरशिप रद्द नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
और उन जो 12 जो एमपी थे जिन्होंने नसीद की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, उनकी मेंबरशिप को भी सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेट करने का ऑर्डर देता है कि उनको फिर से बहाल करो। तो अब यहाँ पर यमीन के लिए दिक्कत ये थी कि अगर 12 मेंबर को अगर ये बहाल कर देते, ठीक है, तो इससे इनकी मेजोरिटी ख़त्म हो जाती। इनको ये इस बात का खतरा था, और इससे नसीद की पार्टी जो है वो मेजोरिटी में आ जाती। तो इस तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया था 2015 में, ये सरकार को प्रभावित करने वाला था, यमीन की सरकार को बदलने वाला एक ऑर्डर था ये। तो इस तरीके से ये सत्ता को समीकरण बदलने वाला ऑर्डर था। तो इस तरीके से यमीन ने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने फिर इसके बाद मालदीव में जो वहाँ की आर्मी थी उसने पार्लियामेंट को घेर लिया। लोग जो है प्रोटेस्ट के लिए उतर आते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर ये पॉलिटिकल क्राइसिस बन जाता है काफ़ी। देखिए, प्रॉब्लम ये बनी थी कि 2008 का जो इलेक्शन था उसमें वो नसीद ने जीता था, लेकिन उनको रिजाइन करना पड़ा था 2012 में, क्योंकि एक क्रिमिनल कोर्ट के जज थे अब्दुल्ला मोहम्मद, उनकी जो प्रेसिडेंट थे नसीद, उनसे कुछ विवाद हो गया था, और प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया कि इस जज को हटाया जाए। तो इससे काफ़ी क्राइसिस हो गया था, और यमीन की जो पार्टी थी उसने काफ़ी विरोध किया था नसीद का कि नसीद ने ये जो जज को हटाने का ऑर्डर दिया है ये ठीक नहीं है। और इस तरीके से इनके खिलाफ, नसीद के खिलाफ एक हवा बना दी गई कि नसीद जो है करप्ट हैं, टेररिस्ट का साथ देते हैं, और भारत को मालदीव की ज़मीन बेच रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगाने शुरू कर दिए। तो एक हवा बन गई थी नसीद के खिलाफ। तो नसीद की पार्टी जो थी वो 2013 में चुनाव हार गई, और यमीन की जो पार्टी थी वो पावर में आ जाती है, वो जीत जाती है चुनाव। तो और यमीन की पार्टी जैसे ही पावर में आती है, वो अपोजिशन को, जो नसीद थे या उनकी पार्टी के जो लोग थे, उनको जेल में डालना शुरू कर देती है। तो यहाँ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो भारत का हालांकि विरोध नहीं कर रहे थे, भारत ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने नसीद का कभी विरोध नहीं किया। इवन नसीद भी अपने टाइम में, जैसे उन्होंने जज को हटाया था, तो वो भी पावर का मिसयूज कर रहे थे। अब यमीन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने से साफ मना कर दिया। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2015 में, उसको मानने से साफ मना कर दिया यमीन ने। और 2 पुलिस चीफ जो थे उन पर भी हमला किया, उन पर भी हवाई फायरिंग की, और मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा देते हैं, और जो यमीन को जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो इस तरीके से यूएस, श्रीलंका की एम्बेसी इनका काफ़ी विरोध करती हैं यमीन का। देखिए, इंडिया ने और यूएस ने कहा कि यमीन को सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है वो फॉलो करना चाहिए, लेकिन यमीन ने साफ मना कर दिया, इग्नोर कर दिया इस बात को। और उन्होंने जो मालदीव की जो फोर्स थी उसका सहारा लेते हुए ये कहा कि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ मालदीव की जो फोर्स है MNDF, वो सख्त से सख्त एक्शन लेगी। तो इस तरीके से जो यमीन थे पूरी तरीके से डोमिनेशन वाली स्थिति में आ जाते हैं, और यहाँ पर ये बड़ा एक क्राइसिस बन जाता है मालदीव के लिए। देखिए, इंडिया और मालदीव के जो रिलेशन है काफ़ी हेल्दी रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट किया है इंडिया ने मालदीव को हमेशा ही। मालदीव के साथ भारत ने 1981 में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। इसके अलावा नवंबर 1988 में जब श्रीलंका के कुछ जो तमिल जो ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, जब उन्होंने मालदीव के ऊपर अटैक किया, तो मालदीव की रिक्वेस्ट पर भारत ने तुरंत ही अपनी इंडियन एयरफोर्स, नेवी भेजकर मालदीव की हेल्प की थी। इसके अलावा भारत हमेशा ही इकोनॉमिकली मामलों में डेवलपमेंट के लिए, टूरिज़्म के लिए, फिशरीज़ के लिए, इन सभी फील्डों में जो है मालदीव की हेल्प शुरू से ही करता रहा है। इसके अलावा भारत
हमेशा ही हेल्प के लिए खड़ा रहा है मालदीव की। जब भी मालदीव को हेल्प की ज़रूरत पड़ी वो सबसे पहले आगे आया। 2004 में जब मालदीव में सुनामी आई तो भारत ने 10 करोड़ का पैकेज मालदीव को दिया। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की फोर्स जो भारत से गई मालदीव और वहाँ पर मालदीव के लोगों की हेल्प की। तो इस तरीके से काफ़ी हेल्पफुल रहा है मालदीव के लिए भारत। देखिए, इसके अलावा जो मालदीव की कैपिटल है माले, उसमें इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है। इसके लिए फंडिंग जो है इंडिया ही देता है। इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर है मालदीव डिफेंस फोर्स, इसके लिए भी जो फंड है वो भारत से ही जाता है। इसके अलावा पुलिस एकेडमी है मालदीव पुलिस एकेडमी, इसको भी असिस्टेंस देता है भारत। इसके अलावा अगर मालदीव के लोगों को इंडिया आना हो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो फ्री वीज़ा की फैसिलिटी है। तो इस तरीके से अगर भारत और चाइना का अगर हम कंपेयर करें तो 2011 तक चाइना की मालदीव में एम्बेसी तक नहीं थी। लेकिन यामीन की सरकार जैसे ही आती है पावर में तो पुरानी जो हिस्ट्री थी हमारी, जो इतनी पॉजिटिव रिलेशन थे, जो उन सबको साइड कर दिया जाता है, उन सबको इग्नोर कर दिया जाता है और चाइना जो है फ्री ट्रेड साइन करता है मालदीव जो है चाइना के साथ में। और इसके अलावा अन्य कंट्रियां जिनके साथ में मालदीव फ्री ट्रेड करना चाहता है उसमें भारत का नाम तक नहीं लिया। तो इससे ये एक भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि भारत जिस तरीके से मालदीव को सपोर्ट करता रहा है हमेशा से, अब एकदम से रिलेशन बदल जाना, तो इस तरीके से भारत के लिए जो चाइना का और यूएस का जो इंडियन ओशियन में जो इंटरफेरेंस है, ठीक है, जो साउथ एशिया की जब हम बात कर रहे हैं, साउथ एशिया की कंट्रीज़ की आपस में बात कर रहे हैं, तो चाइना का इसमें इस तरीके से इंटरफेरेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। यूएस का, ब्रिटिशर्स का हमेशा से इंडियन ओशियन में मिलिट्री इनकी यहाँ पर मिलिट्री बेस इनका रहा है। तो ये एक डोमिनेशन वाला रोल प्ले चाइना का अभी हमको देखने को मिल रहा है। बाकी अमेरिका का और ब्रिटेन का शुरुआत से ही इसमें यहाँ पर इंडियन ओशियन में डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, अब जैसे कि पाकिस्तान के साथ में अमेरिका हमेशा ही सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान को, तो ये भारत के लिए काफ़ी टेंशन वाली बात है कि जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, छोटे देश हैं, भारत की पॉलिसी हमेशा से पॉजिटिव वाली रही है। डोमिनेशन जो कभी नहीं रहा। लेकिन चाइना और अमेरिका जैसे देश इन कंट्रीज़ पर अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने इम्पीरियलिज्म के लिए, अपने कॉलोनीज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इन कंट्रीज़ में इंटरफेरेंस करते रहे हैं। तो ये एक बड़ी टेंशन वाली बात है ये साउथ एशिया कंट्रीज़ के लिए।